तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस अर्थशास्त्र का कुछ हम लोग 10 से 15 सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन, तो आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं जी? तो देश की या राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का अलग अलग विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब आर्थिक नियोजन क्या होता है? मतलब हमारे देश के आवश्यकता के अनुसार, मतलब देश में हमारे जिन जिन संसाधन की आवश्यकता है उन संसाधनों को अलग अलग विकास के कामों में उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यह काफ़ी प्राचीन प्रणाली है। इस प्रणाली का उपयोग तब होता था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं होता था। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, और यह एक क्या है, बहुत ही पुराना समय का यह एक प्रणाली है। जब कब इसका उपयोग होता था? जब हमारे इस संसार में किसका, मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है जी? एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं? एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं? तो एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी भी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को जारी किया जाता है, और ग्राहक अपने 4 अंक के गुप्त पिन की मदद से अपने खाता में जमा राशि को किसी भी समय 24 घंटा किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। मतलब एटीएम कार्ड से आप क्या समझते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा या एटीएम के बारे में लिखिए, या एटीएम क्या है, तो लिखेंगे कि एटीएम कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि बैंक जो होता है अपने ग्राहक को देता है, और उसमें 4 गो गुप्त अंक होता है। उस गुप्त अंक के माध्यम से हम लोग किसी भी समय तथा किसी भी एटीएम मशीन से हम लोग किसी भी समय अपने खाते में जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं। यही होता है एटीएम। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय, तो किसी देश में एक साल की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब नेशनल इनकम। मतलब किसी भी देश, कोई भी देश, मान लीजिए भारत देश है, तो इस भारत देश में एक साल के अंदर में जितना भी वस्तु या सेवा का उत्पादित होगा उन सभी के मूल्यों का योग जो होगा वही होगा आपका राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय, तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या हुआ? मतलब हमारी देश की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से हमारा जो राष्ट्रीय आय है उसको घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? मतलब उससे अगर भाग दे देंगे, मतलब कि पूरा जो हमारा देश का राष्ट्रीय आय है उसको निकाल लेंगे, और हमारी देश की जितनी जनसंख्या है उसको निकाल लेंगे, और जो राष्ट्रीय आय है और देश की जनसंख्या है उससे हम लोग जो भाग देंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा जी? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। फार्मूला के तरफ से समझिए कि प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बट्टा का देश की जनसंख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है नरेगा या मनरेगा से आप क्या समझते हैं? तो नरेगा या मनरेगा जो है वो रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है। मतलब मनरेगा कार्यक्रम क्या है या नरेगा कार्यक्रम? तो देखिए, जो नरेगा कार्यक्रम है इसका शुरुआत सबसे पहले 2006 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। 2006 में नरेगा नाम था पहले, और नरेगा तो 2006 था, लेकिन 2009 में नरेगा में आपका नाम जुड़ गया एम मतलब कि महात्मा गांधी का जब नाम जुड़ गया तो इसी का नाम हो गया मनरेगा। मनरेगा, इसी को नाम धर दिया गया मनरेगा। और इस मनरेगा मैन के नाम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मनरेगा मैन के नाम से आपको जाना जाता है। इसको ये कुछ सिंह है ऐसे ही, ठीक है, मनरेगा मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। लेकिन मनरेगा जो है कार्यक्रम, इसमें लोगों को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, ठीक है।
मनरेगा में लोगों को कम से कम 100 दिनों का, यह एक राष्ट्रीय योजना है और इसमें जो आपका मजदूरी है वो बहुत ही कम है। यही आपका मनरेगा। सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास, तो सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना सके। और सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब सतत विकास का अगर कोई परिभाषा पूछे तो आराम से कह देंगे कि विकास की वैसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रख करके विकास किए जाए, उसी को सतत विकास के नाम से जाना जाता है। और सतत विकास ऐसे विकास को कहते हैं जो कि लगातार होता है और कुछ समय तक, बहुत दिनों तक वो चलता है, इसी को सतत विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी विकास किसे कहते हैं? समावेशी विकास, तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति से समाज के सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, और ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। मतलब कि आर्थिक विकास के जिस पद्धति के द्वारा, मतलब समावेशी विकास एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा विकास है जिसमें समाज के जितने भी नीच वर्ग के लोग हैं, बड़ वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन सभी का समान रूप से या समान रूप से उन सभी लोगों का विकास हो। कोई भी अछूता या कोई भी आपका छोट बड़ जाति का लोग कोई भी विकास के काम से अछूता ना रहे, उसी को समावेशी विकास, मतलब कि समान रूप से सभी का विकास हो, उसी को समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन पर स्वामित्व सरकार एवं निजी व्यक्ति के पास होता है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का भी नियंत्रण होता है, पूंजीपति का भी नियंत्रण होता है। और हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच का रास्ता है आपका मिश्रित, जो कि आपका भारत में पाया जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय, तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए पहले हम थे। आइए अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो एक देश के सीमा के एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब कि किसी भी देश के एक सीमा के अंदर, किसी भी देश के सीमा के अंदर एक साल में जितना भी वस्तु या सेवा का उत्पादित होता है, उन सभी के मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लोग कहता है जीडीपी। क्या कहता है लोग? जीडीपी कहता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो किसी भी देश के सीमा के अंदर एक साल में जितना भी वस्तु या सेवा उत्पादित होता है, उन सभी के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं जी? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि बचत किसे कहते हैं? तो बचत किसे कहते हैं जी? बचत, तो बचत आपका बहुत छोटा चीज़ है, आपका ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, दोनों में कभी पूछ देगा। तो बचत, तो आय तथा उपभोग के अंतर को ही बचत। अच्छा, फार्मूला ऐसे दे देगा कि आय माइनस उपभोग बराबर क्या होता है, तो लिख देंगे बचत। अच्छा, बचत किसे कहते हैं, फार्मूला पूछ देगा तो लिख देंगे कि आय तथा उपभोग के अंतर को ही बचत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साख से आप क्या समझते हैं? तो साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक विश्वास या भरोसा होगा, उसके साख उतने ही अधिक होती है। मतलब साख का एक आम अर्थ है कि विश्वास या भरोसा। और ये आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मुद्रा, मतलब साख क्या मुद्रा का आधार है साख? तो हम कह सकते हैं हाँ, मुद्रा जो है आपका, मुद्रा पैसा, वो साख का आधार है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा मुद्रा होगा, उस व्यक्ति के पास उतना ही ज़्यादा साख होगा। क्यों? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए पैसे नहीं है, और पैसा जब उस व्यक्ति के पास नहीं है तो उस पर कोई भरोसा करेगा जी कि हमको ब्याज दे सकता है? नहीं करेगा।
और जिस व्यक्ति के पास सरकार भी नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा है भाई, और जब पैसा ज़्यादा है तो सरकार उसका खाता देखेगा, सरकार के पास ना सारे रिकॉर्ड है, और जब उसका खाता देखेगा उसका पैसा ज़्यादा है तो सरकार भी जानेगा कि हाँ इसको हम ब्याज जब देंगे रुपया तो हाँ इसके पास पावर है कि हाँ ये जमा कर सकता है कुछ दिन में, तो उसके पास साख ज़्यादा है। मतलब कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा मुद्रा होगा उस व्यक्ति के पास उतना ही अधिक साख होगा, मतलब उस व्यक्ति पर लोग उतना ही ज़्यादा भरोसा करेंगे। यही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल करके कार्य करते हैं। मतलब कि सहकारिता एक संगठन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, सहकारिता एक संगठन है जिसमें अपने लोग अपने आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके और कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करके जिस व्यक्ति के पास पैसा का जरूरत होता है उस व्यक्ति को पैसा दे देते हैं। ठीक है, यही सहकारिता है। इसका गठन 1904 में हुआ था, शायद 1904 में, और सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय 1914 में बन गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायता समूह तो ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव के क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्ति का एक समूह होता है जो बैंक से लघु ऋण लेकर के और पारिवारिक जरूरतों को पूरा करता है और गांव के विकास के योगदान में अपना योगदान करता है। मतलब कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। तो स्वयं सहायता समूह एक संगठन है जिसमें 15 से 20 गो व्यक्ति मिल जाएगा और मिल करके बैंक से छोटा सा ऋण लेगा, और ऋण ले करके जिस व्यक्ति के गाँव में मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा का जरूरत होगा, उसे पैसा बांट देगा, और फिर उसके पास जो पैसा बचेगा उसको गांव में अगर कोई विकास का काम हो रहा है तो उस विकास के काम में क्या करेगा, उपयोग कर देगा, और फिर वो जिस व्यक्ति को दिया उसके पास से मिलेगा फिर पैसा, कुछ ब्याज उससे लेगा, और लेकर के फिर जिस व्यक्ति के पास होगा उसे उसे करेगा काम। मतलब यह क्या है, स्वयं सहायता समूह। मतलब कि स्वयं के सहायता से अपने ही साथ पैसा को मिल करके जिस व्यक्ति के पास पैसा की कमी है उसे दे देना और ब्याज कुछ ले लेना, यही आपका स्वयं सहायता समूह है। तो यही आपका 10 से 15 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न था। तो ऐसे ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे, आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, और ऐसे ऐसे हम वीडियो को लाते रहेंगे, और हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।